बीजेपी की सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने राहुल गांधी को खरी खरी सुना दी है। मामला केरल में गर्भवती हथनी का है, जिसे शरारती तत्वों ने विस्फोटक भरा अनानस खिला दिया और आखिरकार उस गर्भवती हथनी की दर्दनाक मौत हो गई। मेनका गांधी ने केरल के वन सचिव को हटाए जाने की मांग के साथ राहुल गांधी से सवाल किया है कि वो खामोश क्यों है। केरल के मलप्पुरम में हुई घटना को लेकर मेनका गांधी ने कहा कि वन सचिव को हटा दिया जाना चाहिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए नियुक्त मंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी उस क्षेत्र से हैं, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। दरअसल राहुल गांधी केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद है। बता दें कि केरल के मलप्पुरम में एक गर्भवती हथनी की पानी में खड़े खड़े मौत हो गई। उसे किसी ने अनानस खिलाया था। उस अनानस के भीतर दिवाली में जलाए जाने वाले पटाखे भरे हुए थे, जिसको खाने के बाद हथनी के मुंह में ये फल फट गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हर तरफ इस घटना की काफी आलोचना की जा रही है। ये मामला सबके संज्ञान में तब आया जब केरल के अधिकारी ने इस मामले की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट की। भूखी गर्भवती हथनी खाने की तलाश में जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में पहुंच गई थी। जब हथनी सड़क पर टहल रही थी तभी किसी ने उसे दिवाली में जलाए जाने वाले पटाखे से भरा हुआ अनानस खिला दिया था। जानकारी के मुताबिक भूखी गर्भवती हथनी ने जब पटाखे से भरा अनानस खाया तो वो वेल्डियार नदी तक गई और पानी में खड़ी हो गई। हथनी काफी देर मुंह और सूंड को पानी में डुबोकर खड़ी रही ताकि उसे असहनीय दर्द से कुछ राहत मिल सके। हालांकि बाद में हथनी ने नदी में खड़े खड़े दम तोड़ दिया। गुजरात में कांग्रेस को जिस बात का डर सता रहा था, आखिर वही होता हुआ अब दिखने लगा है। राज्यसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के 2 विधायकों ने अपना इस्तीफा दे दिया और तीसरा विधायक लाइन में है। इसके पहले कांग्रेस के 3 विधायकों ने गांधीनगर में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद 3 कांग्रेसी विधायकों के दल बदल की अटकलें लगनी शुरू हो गई। कांग्रेस के 5 विधायक पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। बीजेपी को राज्यसभा की तीसरी सीट जीतने के लिए 3 वोट की जरूरत है। मार्च में अपने विधायकों को टूटने से बचाने के लिए कांग्रेस ने सबको जयपुर शिफ्ट भी किया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सारे विधायक तब वापस आ गए थे। हालांकि इन विधायकों ने अफवाहों को दरकिनार कर दावा किया कि वो कोरोना वायरस तथा लॉकडाउन से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में बात करने गए थे। कांग्रेस विधायक किरीट पटेल, ललित वसोया और ललित कागधारा ने गांधीनगर में राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की। जब उनसे बीजेपी नेताओं से अचानक हुई इस मुलाकात के बारे में पूछा गया तो पाटन विधानसभा सीट से विधायक किरीट पटेल ने कहा कि उनमें से कोई भी बीजेपी में शामिल नहीं होने जा रहा। पटेल ने कहा कि हम कुछ मांगे लेकर पहले उप मुख्यमंत्री और फिर मुख्यमंत्री से मिलने गए। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल से मुलाकात के दौरान मैंने पाटन के धारपुर अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया ताकि उत्तरी गुजरात के और अधिक कोरोना वायरस रोगियों का वहां इलाज हो सके। कागधारा और बसोया ने कहा कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान लोगों, विशेषकर किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की है। बता दें कि गुजरात में 19 जून को राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव होना है। बीजेपी ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। विधायकों के संख्या बल के आधार पर बीजेपी के 2 और कांग्रेस का 1 सांसद चुना जाना तय है, जबकि एक सीट पर दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब में कांग्रेस का तिया पाचा करने की सिद्धू ने पूरी तैयारी कर ली। बीजेपी से कांग्रेस और कांग्रेस से अब आम आदमी पार्टी में जाने की पूरी कहानी करीब करीब लिखी जा चुकी है। केजरीवाल सिद्धू को सीएम कैंडिडेट घोषित करेंगे। इसके साथ ही सिद्धू को उसकी मर्जी के मुताबिक सीटें दी जाएंगी, जिस पर वो अपने उम्मीदवारों को टिकट दे सके। मतलब कि सिद्धू के साथ कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा आम आदमी पार्टी में जाएगा। आम आदमी पार्टी में सिद्धू को लाने की मुहिम प्रशांत किशोर चला रहे। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी जरनैल सिंह कहते हैं कि जो लोग ईमानदार इरादों के साथ पार्टी में शामिल होने के इच्छुक हैं, उनका स्वागत है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो इस बारे में नहीं जानते हैं कि कांग्रेस नेता के साथ किसने बातचीत की है। सूत्र बताते हैं कि सिद्धू को केजरीवाल की पार्टी में लाने के लिए प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। सिद्धू के करीबी सूत्र ने बताया कि किशोर के साथ व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के दौरान सिद्धू ने आप में शामिल होने के लिए नियम और शर्तों पर चर्चा की।
सूत्रों का कहना है कि सिद्धू ने स्पष्ट रूप से किशोर को पार्टी में उनकी भूमिका को परिभाषित करने के लिए मध्यस्थता करने को कहा और ये भी पूछा कि क्या वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगी और उनके पास कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का चयन करने की शक्ति होगी। मार्च में भगवंत मान ने कहा था कि अगर सिद्धू पार्टी में शामिल होने का निर्णय लेते हैं तो वो सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। कांग्रेस ने 2017 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल और बीजेपी को हराकर सत्ता हासिल की थी। पंजाब की 117 सदस्यीय राज्य विधानसभा में कांग्रेस ने 77 सीटें जीती। उसके बाद पहली बार आम आदमी पार्टी ने यहां 20 सीटों पर कब्जा करने में सफलता पाई। वहीं अकाली दल को 15 और बीजेपी को महज 3 सीटों पर संतोष करना पड़ा। उस चुनाव में लोक इंसाफ पार्टी को 2 सीटें मिली थी। सिद्धू 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे और पिछले कुछ समय से उनका पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के साथ मनमुटाव चल रहा है। उन्होंने पिछले साल पंजाब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। एक दिन पहले तक भारत से जंग की धमकी देने वाले चीन ने अचानक अपना पैतरा बदला और लद्दाख में 2 किलोमीटर पीछे और गलवान इलाके में 100 मीटर पीछे हट गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चीन को अपने कदम वापस क्यों खींचने पड़े? ऐसा क्या हुआ कि चीन की धौंस और धमकी देने का अंदाज अचानक से बदल गया? इतना ही नहीं, पिछले 3-4 दिनों से चीन की सेना सीमा पर शांत ही है। असल में लद्दाख समेत भारतीय सीमा के सभी प्रमुख स्थानों पर चीन इंच इंच आगे बढ़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। चीन की ताजा हरकत भी इसी से जुड़ी हुई है। डोकलाम की तरह से इस बार भी चीन को उम्मीद थी कि वो भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। माना जा रहा है कि चीन के अपने कदम वापस खींचने के पीछे 3 प्रमुख वजह हैं। पहली वजह भारतीय सेना की जोरदार जवाबी तैयारी। लद्दाख में पिछले महीने की 5 तारीख को और फिर सिक्किम में 4 दिन बाद 9 तारीख को चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। सिक्किम का विवाद तो नहीं बढ़ा, लेकिन लद्दाख में गलवान और प्योंगयांग शो लेक के पास LAC पर चीन ने आक्रामकता दिखाई और दबाव की रणनीति के तहत अपने सैनिक बढ़ाने शुरू कर दिए। बताया जा रहा है कि चीन ने LAC पर 5000 सैनिक भेजे। चीन की नापाक हरकत के जवाब में भारत ने भी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने सैनिक बढ़ा दिए और चीन की बराबरी में हथियार, टैंक और युद्धक वाहनों को भी इलाके में तैनात कर दिया। इस तैयारी के बाद भी भारत ने संयम के साथ बातचीत का रास्ता भी नहीं छोड़ा। गतिरोध को खत्म करने के लिए 6 जून को दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों की बातचीत होने जा रही है। बता दें कि इस विवाद की शुरुआत के बाद अब तक 10 दौर की बातचीत हो चुकी है। असल में चीन के साथ हमेशा से यही रहा है कि उसके साथ अगर कोई देश नरमी से पेश आता है तो वो चढ़ जाता है और अगर आप सख्त रवैया अपनाते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं। चीन की गिरल भपकी देने की पुरानी आदत रही। हालांकि ड्रैगन के साथ सख्ती दिखाने पर वो सही रहते हैं। चीन अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। चीन जो भारत के साथ कर रहा है वही वो जापान, ताइवान और वियतनाम जैसे अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी कर रहा है। चीन के पीछे हटने की दूसरी वजह उसका आंतरिक संकट है। कोरोना वायरस संकट की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था भीषण मंदी के दौर से गुजर रही है। दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाले चीन से निर्यात कम हो चुका है। इससे वहां नागरिकों में बेरोजगारी और असंतोष बढ़ रहा है। इसे दबाने के लिए चीनी नेतृत्व राष्ट्रवाद का कार्ड खेल रहा है। अमेरिका के चलते वो ताइवान और साउथ चाइना सी में भी कुछ कर नहीं पाया तो उसने भारत के खिलाफ दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सपने को पूरा करने के लिए चीन ने अरबों डॉलर खर्च करके बेल्ट एंड रोड परियोजना शुरू की, लेकिन उससे कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा। इससे चीन पर आंतरिक स्तर पर दबाव बढ़ता जा रहा है। चीन के रुख में नरमी की तीसरी वजह दुनिया की ओर से बढ़ता चौतरफा दबाव है। साउथ चाइना सी, कोरोना और व्यापार के मुद्दे पर अमेरिका के साथ उसकी जंग चल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के ताकतवर देशों के ग्रुप 7 का विस्तार कर भारत को शामिल करने के संकेत दिए हैं। यही नहीं, जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान चीन की विस्तारवादी नीति का लगातार विरोध कर रहे हैं। चौतरफा घिरा चीन इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सेना रखने वाले भारत से जंग का खतरा मोल नहीं ले सकता है। चीन भारतीय बाजार को भी नहीं खोना चाहता है। इसी वजह से उसे लद्दाख में अपने रुख में नरमी लानी पड़ी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत किसी भी देश की धमकियों से डरने वाला नहीं है।
डोकलाम के बाद अब लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के पीछे हटने से साबित हो गया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। लद्दाख के सीमाई क्षेत्र में चीन की सेना अपना दम दिखाने की कोशिश कर रही है। भारतीय सेना भी पूरी दमखम के साथ उसके सामने डटी है। सरकार के स्तर पर भी स्पष्ट संदेश दिया गया है कि भारत किसी भी कीमत पर दबाव में आने वाला नहीं है। इसके बावजूद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को चीन के साथ टकराव मामले में सबूत चाहिए। शायद राहुल को अपनी सरकार और भारतीय सेना से ज्यादा चीन की काबिलियत पर भरोसा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर चीन के साथ सैन्य गतिरोध को लेकर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने पूछा कि क्या सरकार इस बात की पुष्टि कर सकती है कि किसी भी चीनी सैनिक ने भारत में प्रवेश नहीं किया है। एक खबर को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि क्या भारत सरकार इस बात की पुष्टि कर सकती है कि कोई चीनी सैनिक भारत में नहीं आया है। राहुल के साथ कांग्रेस के इस सबूत मांगो गैंग के कई नेता सामने आ गए और चीन पर सबूत की मांग करने लगे। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने केंद्र सरकार पर ही झूठ बोलने और सोए रहने का आरोप लगाया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि चीन ने 60 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश नहीं झुकने दूंगा कहां है वो आपका नारा, और इस संदर्भ में निश्चित रूप से आप कदम उठा रहे होंगे, पर आहत जनता को आप विश्वास में लीजिए। बताइए वास्तव में स्थिति क्या है। इस पर आपकी तरफ से चुप्पी कहीं न कहीं हमारी कमजोरी दर्शा रही है। राहुल गांधी को भारत सरकार और उसकी सेना से ज्यादा चीन पर भरोसा है। समय समय पर उनका चीन प्रेम सामने आता रहा है। 6 जून 2017 को डोकलाम पर भारतीय सेना ने चीनी सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की त्वरित कार्रवाई से हैरत में थी और हर भारतीय गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन तब राहुल गांधी को इससे कोई सरोकार नहीं था। एक तरफ भारत के सैनिक डोकलाम में चीनी सैनिकों को रोक रहे थे, दूसरी तरफ राहुल गांधी दिल्ली में चीनी राजदूत से चोरी चोरी मिल रहे थे। राहुल गांधी ने 8 जुलाई 2017 को सरकार और जनता से छुपकर चोरी चोरी चीनी राजदूत से मुलाकात की। राहुल की चीनी राजदूत से हुई मुलाकात के रहस्य का पर्दा 17 मार्च 2018 को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पत्र से उठा। एक तरफ डोकलाम में चीनी सेना के सामने भारतीय सेना आंखों में आंखें डाले खड़ी थी, लेकिन राहुल गांधी ने इस मौके पर भी अपनी राजनीति चमकाने से बाज नहीं आए। राजनीति चमकाने के लिए माहौल का गरमाना जरूरी होता है, इसलिए राहुल गांधी ने 7 जुलाई 2017 को ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी डोकलाम पर शांत क्यों हुए, कुछ बोलते क्यों नहीं। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने वाला ट्वीट कर राहुल गांधी खुद 8 जुलाई को चीन के राजदूत से मिलने के लिए चल देते हैं। राहुल गांधी द्वारा चोरी छिपे किए गए इस मुलाकात की जानकारी देश को हुई 10 जुलाई को चीनी दूतावास की वेबसाइट पर जारी किए गए फोटो से। इसी फोटो ने मुलाकात को नकारने वाली राहुल गांधी और कांग्रेस की चोरी पकड़वा दी। मार्च 2019 में जब चीन ने संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के खिलाफ अड़ंगा लगाया, तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से डरते हैं। जब चीन भारत के खिलाफ कदम उठाता है तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। राहुल ने लिखा कि पीएम गुजरात में शी जिनपिंग के साथ झूला झूलते हैं, दिल्ली में जिनपिंग को गले मिलते हैं, चीन में उनके सामने घुटने टेक देते हैं, लेकिन बाद में मोदी सरकार के प्रयासों की वजह से चीन को झुकना पड़ा और संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित किया गया। केरल के साइलेंट वैली फॉरेस्ट में एक गर्भवती हथनी को पटाखे से भरा अनानस खिलाकर मारने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर सियासी गलियारों में भी हलचल मची हुई है। केंद्र सरकार ने भी इस पर सख्त रुख अपनाया है, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच नया दांवपेच शुरू हो गया है। बीजेपी ने वायनाड के सांसद राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा, तो कांग्रेस हड़बड़ी में राहुल के बचाव में उतर आई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने घटना पर रोष जताते हुए राहुल गांधी को निशाने पर लिया और कहा कि राष्ट्र की भावनाओं से खिलवाड़ हुआ है। राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि राहुल से संवेदना की उम्मीद नहीं है। राहुल गांधी ने अमेठी में इंसानों की परवाह नहीं की, तो केरल में जानवरों की क्या परवाह करेंगे। हथनी की मौत को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी भी व्यथित है। आज मेनका ने पूछा कि राहुल गांधी बताएं कि क्या इस घटना पर कोई कार्रवाई हुई है। मेनका ने इस घटना को हत्या करार दिया। मेनका ने कहा कि केरल देश का सबसे हिंसक राज्य है।
यहाँ लोग सड़कों पर जहर फेंक देते हैं ताकि 300 से 400 पक्षी और कुत्ते एक साथ मर जाएं। मेनका गांधी और स्मृति ईरानी के दो तरफा हमले के बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें इस मामले पर बेवजह घेरा जा रहा है। केरल में जो हुआ वो बेहद अफसोसजनक है। मेनका गांधी ने तो राहुल गांधी के बारे में यहाँ तक कह दिया कि उसे कुछ समझ नहीं आता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने केरल में हथिनी की मौत को गंभीरता से लिया है। हम सही तरीके से जांच करने और अपराधियों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह भारतीय संस्कृति नहीं है कि जानवरों को पटाखे खिलाकर मार डालो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।